नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रिपब्लिक टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने अवमानना से जुड़े वर्ष 2016 के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी है। लाइव लॉ के अनुसार टेरी के पूर्व एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन आर.के. पचौरी ने वर्ष 2016 में अर्नब गोस्वामी और अन्य के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। कोर्ट के आदेश के बावजूद आर.के. पचौरी के खिलाफ मीडिया रिपोर्टिंग पर अवमानना याचिका दायर की गई थी। बता दें, गोस्वामी टाइम्स नाउ के साथ थे जब 2016 में मामला दर्ज किया गया था। 28 अप्रैल को अदालत में दाखिल गोस्वामी के हलफनामे में कहा गया है कि मैं इस माननीय अदालत से माफ़ी मांगता हूं और अनुरोध करता हूं कि यह माननीय अदालत क्षमा याचना स्वीकार करने और तत्काल कार्रवाई बंद करने की कृपा करें। हलफनामे में कहा गया है कि अर्नब गोस्वामी कानून का पालन करने वाले और देश के सम्मानित नागरिक हैं। वो दिल्ली हाई कोर्ट समेत सभी अदालतों को उच्च सम्मान देते हैं। हलफनामे के अनुसार न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये कथित प्रसारण इस विश्वास के तहत किया गया था कि माननीय न्यायालय द्वारा 18/2/2015 को पारित आदेश के संदर्भ में से प्रतिबंधित नहीं किया गया था। राजस्थान के चर्चित रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में गुरुवार को अलवर की एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाया है। रकबर मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया है, जबकि एक अभियुक्त को बरी कर दिया है। कोर्ट ने परमजीत, धर्मेंद्र, नरेश और विजय को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई है, जबकि नवल किशोर को बरी करने का आदेश दिया है। बता दें कि 20 जुलाई 2018 को अलवर के रामगढ़ इलाके के लालदंडी गांव में गौ तस्करी के संदेह में कुछ लोगों ने 28 साल के रकबर उर्फ अकबर खान और उसके साथी असलम की कथित तौर पर बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। इस घटना में रकबर की मौत हो गई थी। दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले को लेकर अरविंद केजरीवाल जहां विपक्ष से मिल रहे हैं और अपना साथ देने की बात कर रहे हैं, इस बीच अब कांग्रेस ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर ही हमला बोला है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि हमने केंद्र सरकार के साथ मिलकर अपनी सरकार के दौरान दिल्ली में काम किया। यूं ही नहीं दिल्ली में 150 फ्लाईओवर बन गए, यूं ही नहीं हम CNG जैसे क्लीन एनर्जी को दिल्ली में ला पाए, यूं ही नहीं दिल्ली में मेट्रो बन जाती है, इंडस्ट्री दिल्ली में रिलोकेट हुई। उन्होंने समाचार एजेंसी PTI के अनुसार कहा कि कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने इन्हीं अधिकारों के तहत दिल्ली में विकास का तमाम काम किया। ऐसा क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे CM हैं जो ये मांग रहे हैं? ना मदन लाल खुराना ने, ना साहेब सिंह वर्मा ने, ना सुषमा स्वराज ने और ना शीला दीक्षित जी ने ये मांग की, लेकिन इन्होंने सब किया। नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली पंक्ति अरविंद केजरीवाल पर चरितार्थ होती है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद कहा कि पूरे देश में संकट है और ये दिल्ली तक सीमित मुद्दा नहीं है। एनसीपी और महाराष्ट्र की जनता केजरीवाल का समर्थन करेगी। हम केजरीवाल का समर्थन करने के लिए अन्य नेताओं से भी बात करेंगे। हमें सभी गैर बीजेपी पार्टियों को एक साथ लाने पर ध्यान देना चाहिए। पवार ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए लड़ने का समय है और सभी गैर बीजेपी दलों से अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने को कहा। मुंबई में शरद पवार के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि निर्वाचित सरकारों को अध्यादेशों का उपयोग करके काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। केजरीवाल ने अध्यादेश विवाद में केंद्र के खिलाफ आपकी लड़ाई का समर्थन करने के लिए एनसीपी प्रमुख को धन्यवाद दिया। वहीं इससे ठाकरे से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम केजरीवाल ने कल दावा किया कि अध्यादेश का मतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं करती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र राज्य सरकारों को गिराने के लिए CBI और ED जैसे केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहा है। जिस मणिपुर में हिंसा में पिछले करीब 20 दिनों में कम से कम 74 लोगों की मौत हो गई है, वहां अब देश के गृह मंत्री अमित शाह दौरा करने वाले हैं। अमित शाह ने कहा है कि वो विवादों को सुलझाने में मदद करने के लिए पूर्वोत्तर राज्य की यात्रा करेंगे। उन्होंने गुरुवार को मणिपुर में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और वादा किया कि समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। गृहमंत्री असम के कापरूप जिले के चांगसारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के 10वें राष्ट्रीय परिसर की आधारशिला रखते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं जल्द ही मणिपुर जाऊंगा और 3 दिन तक वहां रहूंगा।
लेकिन इससे पहले दोनों समूहों को आपस में अविश्वास और संदेह को दूर करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में शांति बहाल हो। पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलिया में भव्य स्वागत करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज़ को वहां की मीडिया ने मोदी को लेकर तीखे सवाल पूछे हैं। दरअसल लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज़ ने मोदी के दौरे के बाद 2 बड़े ऑस्ट्रेलियाई मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया, जिनमें उनसे पीएम मोदी को लेकर मानवाधिकार रिकॉर्ड और अल्पसंख्यकों से जुड़े सवाल पूछे गए। अल्बनीज़ ने ये इंटरव्यू सनराइज और एबीसी को दिए थे। इनमें उनसे कई सवाल बहुत तीखे पूछे गए थे। जैसे सनराइज टीवी के साथ इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की तरह मुझे भी हैरानी है कि ये अपने देश के 80% लोगों की पसंद कैसे हैं, ये असाधारण है। मैं जो देख रहा हूँ वो चिंताजनक है। उन पर प्रेस को दबाने, अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप हैं। वहीं बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार जिस वक्त अल्बनीज़ पीएम मोदी की तारीफ करने का समारोह कर रहे थे, उसी समय किरबिली हाउस और 1-2 जगह मोदी के विरोध में प्रदर्शन हुए। किरबिली हाउस ऑस्ट्रेलियाई पीएम का सरकारी आवास है। वहीं एबीसी न्यूज़ के माइकल रोलैंड ने इन विरोध प्रदर्शनों का हवाला देते हुए अल्बनीज़ से पूछा, ये स्पष्ट है कि सारा भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय मोदी के यहाँ आने से खुश नहीं है। उन पर मीडिया, लोकतंत्र, अल्पसंख्यकों को दबाने के आरोप लगते हैं और क्या इससे आपको दिक्कत महसूस नहीं होती? हालांकि जवाब में बीबीसी के अनुसार अल्बनीज़ ने कहा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लोगों के पास शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचार रखने की आज़ादी है और राजनेताओं के बारे में सबकी अलग अलग राय होती है। ऑस्ट्रेलिया मानवाधिकारों के लिए हमेशा आवाज़ उठाता है, फिर वो दुनिया में कहीं का मामला हो। इसके अलावा पीएम अल्बनीज़ से रूस और यूक्रेन को लेकर काफ़ी तीखे सवाल पूछे गए। हालांकि अल्बनीज़ बचकर जवाब देते रहे, लेकिन वहां की मीडिया ने उनको पीएम मोदी को लेकर जमकर घेरा। कांग्रेस ने CSDS एनडीटीवी के सर्वे को ट्वीट किया है। साथ ही लिखा है कि CSDS एनडीटीवी के सर्वे में मोदी सरकार फेल हुई है। कांग्रेस ने आंकड़े लिखते हुए कहा है कि 57% लोगों ने कहा कि महंगाई को काबू करने में मोदी सरकार फेल हुई। साथ ही लिखा है कि 42% लोगों ने कहा कि आर्थिक स्थिति नहीं बदली है और 22% लोगों ने कहा कि आर्थिक स्थिति और खराब हुई है, यानी अच्छे दिन नहीं आए हैं। इसके अलावा 36% लोगों ने कहा कि विकास सिर्फ अमीरों का हुआ है, 18% लोगों ने कहा कि विकास किसी का नहीं हुआ है और 28% लोगों ने कहा कि चीन से अच्छी तरह नहीं निपटी है मोदी सरकार और 13% लोगों ने कहा कि सरकार ने औसत काम किया है। अरविंद केजरीवाल ने नए संसद भवन के उद्घाटन के मुद्दे पर कहा कि प्रभु श्री राम मंदिर के शिलान्यास पर मोदी जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। नए संसद भवन के शिलान्यास पर भी मोदी जी ने श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। अब नए संसद भवन के उद्घाटन को भी मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों से नहीं करवा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि देश भर का SC और ST समाज पूछ रहा है, क्या हमें अशुभ माना जाता है, इसलिए नहीं बुलाते। कांग्रेस नेता शिवाजी राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करवाना लोकतंत्र का अपमान है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भी दिसंबर 2020 में इसी संसद भवन के भूमि पूजन के लिए नहीं बुलाया गया था। नए संसद भवन का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की अनुसूचित जाति जनगणना के बारे में ऐसी मानसिकता क्यों है। हम पीएम मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ना जारी रखेंगे। नए संसद भवन को लेकर विवाद के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भवन का उद्घाटन करने के उनके संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित करने की केंद्र की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में झारखंड हाईकोर्ट परिसर में देश के सबसे बड़े न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ये एक व्यक्ति का अहंकार और खुद का प्रचार करने की इच्छा है, जिसने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को 28 मई को नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन करने के संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बीजेपी का समर्थन किया है। साथ ही व्यस्तता के कारण शामिल न हो पाने की बात भी कही है। इसके साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर विपक्ष के बहिष्कार की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अब वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश और जनहित वाले मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है।
और 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। मायावती ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर विपक्ष का बहिष्कार अनुचित है। सरकार ने इसको बनाया है, इसलिए इसके उद्घाटन का उसे हक है। मायावती ने कहा कि इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। ये उन्हें निर्विरोध ना चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि उनको भी उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मिला है, लेकिन पार्टी की लगातार जारी समीक्षा बैठकों संबंधी अपनी पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण वो इस समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर कथित रूप से 24 हिंदुओं की हत्या का आरोप लगाने वाले एक वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी विधायक हरीश पूंजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ इसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए बीजेपी के एक अन्य विधायक और पूर्व मंत्री अश्वत्थ नारायण के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। अश्वत्थ नारायण ने सिद्धारमैया को खत्म करो वाले बयान दिया था। बता दें, बीजेपी विधायक पूंजा ने कहा था कि आपने सिद्धारमैया के लिए वोट मांगा जिसने 24 हिंदू कार्यकर्ताओं को मार डाला। आपने कांग्रेस के लिए वोट मांगा जो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दे रही है। पूंजा ने 22 मई को बेलथांगड़ी में आरोप लगाया था कि सिद्धारमैया 24 हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद ही उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही तनातनी के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी तो आगामी विधानसभा चुनाव जरूर जीतेगी और एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। वहीं पायलट से मतभेद से जुड़े सवाल से बचते हुए गहलोत ने कहा कि हर कोई कांग्रेस आलाकमान की बात को मानता है। गहलोत से जब पायलट के द्वारा दिए गए अपनी सरकार को अल्टीमेटम को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये तो मीडिया वाले ज़्यादा फैला देते हैं, हम इन पर विश्वास नहीं करते हैं। हमें भरोसा है कि पूरे कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और हम विजयी होकर लौटेंगे। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि कर्नाटक का दिखाया रास्ता, ये रास्ता देश के हर राज्य की जनता दिखाएगी। एक और दक्षिणी राज्य में फिर से अमूल को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पहले यह मुद्दा कर्नाटक में बना था, अब तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने अमित शाह से गुजरात स्थित डेयरी अमूल को तत्काल प्रभाव से तमिलनाडु में दूध की खरीद बंद करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। स्टालिन ने इसके लिए तर्क दिया है कि अमूल नियमों का उल्लंघन कर ऐसा कर रहा है और इससे राज्य के दूध उत्पादक और स्थानीय सहकारी समितियां बुरी तरह प्रभावित होंगी। बहरहाल तमिलनाडु का मामला थोड़ा अलग है। वो इस रूप में कि कर्नाटक में अमूल अपने उत्पाद से बेचने की तैयारी में था, लेकिन तमिलनाडु में अमूल अपने उत्पाद पहले से ही बेचता है और वो अब राज्य से दूध खरीदने जा रहा है। इसी को लेकर स्टालिन ने आपत्ति जताई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हुए स्टालिन ने तमिलनाडु मिल्क शेड क्षेत्र में केरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा दूध की खरीद से आने वाले मुद्दों पर केंद्र का ध्यान खींचा है। यूपी में हर 15 दिनों में एक एनकाउंटर हो रहा है। ये स्थिति 2017 से लेकर अब तक की है। बता दें, 2017 में योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। एनकाउंटर और बुलडोजर यूपी में अब शासन की नीति का हिस्सा हो गए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस रिकॉर्ड की जांच से पाया है कि मार्च 2017 से जब योगी आदित्यनाथ ने पदभार संभाला था और आज तक राज्य में 186 एनकाउंटर हुए हैं। ये हर 15 दिनों में पुलिस द्वारा मारे जा रहे 1 से अधिक कथित अपराधियों का आंकड़ा है। हालांकि इन 6 वर्षों में सिर्फ घायल करने के लिए आमतौर पर पैर में पुलिस फायरिंग की बात आती है तो ये संख्या 5046 हो जाती है। यानी यूपी में हर 15 दिनों में 30 से अधिक कथित अपराधियों को गोली मारकर घायल कर दिया जाता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।